आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल कई प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं। ये प्लेटें बहुत धीमी गति से चलती हैं और प्रति वर्ष केवल कुल कुछ मिलीमीटर चलती हैं। ऐसा पृथ्वी के भीतर पिघला हुआ मैग्मा जो होता है उसकी गति के कारण होता है। पृथ्वी के भीतर पिघला हुआ मैग्मा गोलाकार रूप में गति करता है। स्थलमंडलीय प्लेटें पृथ्वी की पपड़ी कई बड़ी और कुछ छोटी कठोर अनियमित आकार की प्लेटों से बनी होती है, जिन पर महाद्वीपों और महासागरीय तल स्थित हैं। इन प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होते हैं और पृथ्वी की गति को उनके कारण बनने वाले बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बल को अंतर्जातीय बल कहते हैं, जो अंदर के भागों पर कार्य करेंगे। जो बाहर कार्य करेंगे पृथ्वी की सतह पर, उन्हें बहिर्जातीय बल कहा जाता है। ये हमारी पृथ्वी है और इसके जितने भी फोर्स हैं उन सब के बारे में है ये। आंतरिक बल कभी भी अचानक हलचल पैदा करते हैं और कभी कभी धीमी हलचल। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी अचानक हलचल पृथ्वी की सतह पर बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनती है। भूकंप और सुनामी कभी भी आ जाते हैं, जिनका पता ही नहीं चलता। पृथ्वी के अंदर जो है वो प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं और उनकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की परपटी में एक छिद्र यानी एक खुला स्थान होता है, जिसके माध्यम से पिघला हुआ पदार्थ जो है वो अचानक बाहर आ जाता है। ये है ज्वालामुखी। और भूकंप की उत्पत्ति और ज्वालामुखी दोनों के बारे में बताया गया कि भूकंप कैसे होएगा और ज्वालामुखी कैसे होता है। ये पृथ्वी के अंदर एक छेद है और उस छेद में से बाहर की तरफ निकलता है मैग्मा। और ये हमारी पृथ्वी के अंदर के प्लेट्स हैं, जिनकी वजह से अर्थक्वेक होता है। ये आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक होता है। भूकंप, जब स्थलमंडलीय प्लेटें गति करती हैं तो पृथ्वी की सतह कांपती है और ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर फैलने मतलब ये प्लेटें जो हैं ये चारों तरफ फैली होती हैं। इन कंपन के कारण जो है भूकंप होता है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं और कंपन होता है तो उससे ही भूकंप उत्पन्न होता है। अब भूकंपीय तरंगे जो हैं वो 3 प्रकार की होती है: पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हम पहले से तैयारी कर ले तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। भूकंप को सिस्मोग्राफी नामक मशीन से नापा जाता है। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर नापते हैं। 2 पॉइंट या उससे कम तीव्रता का भूकंप हल्का महसूस करता है और 5 पॉइंट से अधिक तीव्रता का भूकंप वस्तु के गिरने से नुकसान पहुंचाता है और 6 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप को बहुत शक्तिशाली माना जाता है और 7 की तीव्रता के भूकंप को एक बड़ा भूकंप माना जाता है। भूकंप के बचाव की तैयारियां। भूकंप के दौरान हम कहाँ शरण लें? सुरक्षित स्थान यानी रसोई के काउंटर पर, टेबल पर, डेस्क के नीचे, किसी अंदरूनी कोने या दीवार के पास। इससे किससे दूर रहें? आग जलने की जगह से, चिमनियों के आसपास के क्षेत्र, शीशों से, तस्वीरों के फ्रेम से, इन सब से दूर रहें। तैयारी क्या करें? अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों में जागरूकता फैलाएं और किसी भी आपदा को आत्मविश्वास से सामना करें। अब है प्रमुख भू आकृतियां लगातार 2 प्रक्रियाओं अपक्षय और अपरदन से होती हैं। अपक्षय पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना होता है। अपक्षय को कहते हैं पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानें टूटती हैं उनको अपक्षय कहते हैं। अपरदन जल, वायु, बर्फ जैसे विभिन्न कारकों द्वारा भूभाग का घिसना, वो अपरदन कहलाता है। अपरदित पदार्थ जल, वायु आदि द्वारा बहाकर ले जाते हैं और कहीं जाकर ये जमा हो जाते हैं। अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण करती हैं। नदियों का कार्य। नदी का बहता पानी भूभाग पर अपरदन करता है। जब नदियां बहुत कठोर चट्टानों पर या किसी घाटी की ढलान से तीव्र कोण पर गिरती हैं तो यह जलप्रपात का रूप ले लेती हैं। जैसे ही नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं वह मुड़ती घुमावदार होकर बड़े बड़े मोड़ बनाती हैं, जिन्हें मिंडर कहते हैं। मिंडर्स के किनारों पर लगातार कटाव और निक्षेपण के कारण मिंडर लूप के सिरे एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। मिंडर लूप नदी से अलग होकर एक
कट ऑफ झील का निर्माण करते हैं, जिसे ऑक्स वो झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने किनारों से बाहर बहने लगती हैं। इससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के दौरान यह अपने किनारों पर महीन मिट्टी या अन्य पदार्थों की परतें जमा करती हैं, जिन्हें अवसाद कहते हैं। एक समतल उपजाऊ बाढ़ का मैदान है। ऊंचे किनारों को तटबंध कहते हैं। नदी कई छोटी धाराओं में बंटने लगती हैं, जिन्हें वितरिकाएं कहते हैं। नदियों का बहाव इतना धीमा हो जाता है कि वे अपनी गाद जमा करने लगती हैं और प्रत्येक वितरिका का अपना मुहाना होता है और सभी मुहानों से एकत्रित गाद से डेल्टा बनता है। हमें समुद्री लहरों के कार्य। समुद्री लहरों के अपर्दन और निक्षेपण से तटीय भू आकृतियों का निर्माण होता है। समुद्री लहरें लगातार चट्टानों से टकराती है, जिनमें जिससे दरारें पड़ जाती हैं और समय के साथ ये दरारें बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इस प्रकार चट्टानों पर गुफाओं जैसी खोखली संरचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें हम समुद्री गुफाएं कहते हैं। जैसे जैसे ये खोखली संरचनाएं बड़ी होती जाती हैं, केवल गुफाओं की छतें ही शेष रह जाती हैं, जिससे समुद्री ठहराव बन जाते हैं और आगे अपर्दन से छत टूट जाती है और यह केवल दीवारें ही रह जाती हैं। इन दीवारों जैसी संरचनाओं को स्टेक कहते हैं। समुद्रों के पानी से लगभग लंबवत ऊपर उठने वाली खड़ी चट्टानी तट को समुद्री चट्टान कहते हैं और समुद्री लहरें तटों पर तलछट जमा करती हैं, जिससे समुद्री तट बनते हैं। बर्फ का काम। हिमनद बर्फ की नदियां हैं जो मिट्टी पत्थरों को बहाकर नदी की ठोस चट्टानों को उजागर करते हुए भूभाग का क्षरण करती हैं। हिमनद वहाँ गहरी खाइयाँ बनाते हैं। बर्फ पिघलने पर ये खाइयाँ पानी से भर जाती है और पहाड़ों में सुंदर झील बन जाती है। हिमनद द्वारा बहाई गई सामग्रियाँ जैसे कि छोटे बड़े पत्थर, रेत, गाद जमा होते जाते हैं और ये जमाव हिमनद मोरेन बनाते हैं। हवा का काम। हवा का क्या काम होता है? अब हवा के द्वारा जो है अपर्दन और निक्षेपण एक प्रमुख कारण होता है और हवा के कारण ही जो है अपर्दन और निक्षेपण होता है और मशरूम के आकार की चट्टानें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम आम तौर पर मशरूम चट्टानें कहते हैं। रेगिस्तान। हवा का काम का एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं। हवा का काम होता है रेगिस्तानों में अपर्दन और निक्षेपण का एक प्रमुख कारक हवा होती है और रेगिस्तानों में मशरूम के आकार की चट्टानें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर मशरूम चट्टानें कहते हैं।